And this is chapter number 3. The chapter name is Why do we need a parliament? हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए? पार्लियामेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का मतलब हुआ हमें संसद क्यों चाहिए, हमें संसद की ज़रूरत क्यों है। तो इसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। प्लस हम इस चैप्टर को डेमोक्रेसी से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। हम इसमें रोल ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल स्टडी हाउ पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ 2 हाउसेज, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा। इन दोनों हाउसेज के टेन्योर के बारे में बात करेंगे, मेंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से हम चैप्टर को कनेक्ट करते हुए चलेंगे और फिर इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वी इन इंडिया प्राइड अवर सेल्स ऑन बीइंग अ डेमोक्रेसी। हम जितने भी इंडियंस हैं वी फील प्राउड ऑन अवर सेल्स दैट वी बिलोंग टू अ सोसाइटी वेयर देयर इज़ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि हम जितने भी भारतीय हैं हम इस चीज़ पर गर्व महसूस करते हैं कि हम एक ऐसी सोसाइटी से और एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी को हिंदी में कहा जाता है लोकतंत्र या फिर जनतंत्र। और अगर डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो डेमोक्रेटिक कंट्री को आप आसान शब्दों में ऐसे समझो कि एक ऐसा देश जहां पर सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता के द्वारा। तो हम जो जनता है, हम जो सिटीजन्स है, व्हाट वी डू, वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। और जो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दे फॉर्म गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट में जितने भी लेजिस्लेचर बॉडीज़ में आते हैं मेंबर्स, वो क्या करते हैं? वो लॉज बनाते हैं एंड देन एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं? वो लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो पूरा रन करता है और इस तरीके से पूरा डेमोक्रेटिक कंट्री को रन किया जाता है। बट वाइल दे आर मेकिंग द लॉज, rules, regulation, they keep diversity in their mind, they keep the sentiments of the people of different religion as well. तो इस तरीके से जहाँ पर लोगों के बेसिक नीड का ध्यान रखा जाए वाइल मेकिंग लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड लोगों के बिलीव्स का ध्यान रखा जाए, डाइवर्सिटी का ध्यान रखा जाए, ऐसे देश को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। एंड इन दिस चैप्टर वी विल रीड the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizens. That means कि हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? एक तो ये देखेंगे कि जो लोग डिसाइड करते हैं, डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? निर्णय लेना, डिसाइड करना। अब हम कैसे डिसाइड करते हैं? यहाँ पर सिटीजन्स क्या डिसाइड कर रहे हैं? पहले तो बात करते हैं कि ये डिसीजन किस बारे में बात हो रही है। ये हो रही है कि हम जो सिटीजन्स हैं हम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे हैं। और हम कैसे डिसाइड करते हैं? हम पार्टिसिपेट करके। कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? हम वोट डालते हैं। तो जब हम वोट डालने जाते हैं तो वो हमारा पार्टिसिपेशन हुआ और जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं वो हमारा डिसीजन मेकिंग हुआ। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है इसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन सभी को सिटीजन्स के कंसेंट की ज़रूरत क्यों होती है, या फिर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन सबको सिटीजन्स के कंसेंट की ज़रूरत क्यों है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि अभी हमने इस पूरे पैराग्राफ में क्या देखा कि जो पार्लियामेंट है वो डेमोक्रेसी को सेटअप करती है, राइट। और इसको हम डेमोक्रेसी से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। प्लस हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें लोगों के एस्पिरेशंस का ध्यान क्यों रखा जाता है, लोगों के कंसेंट का ध्यान क्यों रखा जाता है। कंसेंट मतलब होता है सहमति, ओके। और लोग क्यों डिसाइड करते हैं? जो पार्टिसिपेट करके हम वोट डाल के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, हम डिसाइड करते हैं। तो हम लोग क्यों डिसाइड करते हैं, हमारे निर्णय की ज़रूरत क्यों है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमने अभी अबव पैराग्राफ में देखा वो सभी एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर डेमोक्रेसी तैयार करते हैं और ऐसे एलिमेंट्स बेस्ट एक्सप्रेस किए जाते हैं इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। दैट मीन्स कि पार्लियामेंट जो है इट
अनेबल्स एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, कि जो पार्लियामेंट है वो डेमोक्रेसी को सेटअप करता है एंड पार्लियामेंट बेस्ट एक्सप्रेस करता है डेमोक्रेसी के जो भी एलिमेंट्स होते हैं। कैसे कि पार्लियामेंट हर एक सिटीज़न को, यहाँ के हर एक नागरिक को हेल्प करता है कि वो पार्टिसिपेट करे डिसीजन मेकिंग में, मतलब वो हर एक नागरिक डिसाइड करे और पार्टिसिपेट करे वोट डालने में, ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें। क्यों? क्योंकि ये हमारा राइट है। तो इस चीज़ में कौन हेल्प करता है? पार्लियामेंट। एंड पार्लियामेंट ऑल्सो कंट्रोल्स द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट पर अंकुश लगाता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रण में रखता है। क्यों? अगर गवर्नमेंट को कंट्रोल में नहीं रखा जाएगा या उस पर देख रेख नहीं की जाएगी कि गवर्नमेंट ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है, अगर उस पर देख रेख ही नहीं की जाएगी तो उसकी आर्बिट्ररीनेस बढ़ जाएगी। उसके पास पावर बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी और उसकी पावर का वो मिसयूज़ करने लगेंगे गवर्नमेंट। तो इसी वजह से उस पर देख रेख कौन करता है? पार्लियामेंट, कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। तो इसी वजह से पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, दस मेकिंग इट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो इंडियन डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट सिंबल है एंड ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट की फीचर है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है वाई शुड पीपल डिसाइड। हम इस पैराग्राफ में देखेंगे कि लोग डिसाइड क्यों करते हैं, लोगों के डिसीजन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, लोग किस तरीके से डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं एंड कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हम ये जानेंगे इस पैराग्राफ में कि लोगों के एस्पिरेशंस का ध्यान क्यों रखा जाता है, लोगों के पास इतने राइट क्यों हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि लोगों के जो बेसिक नीड है एंड लोगों के जो कंसेंट है, इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। तो जैसा कि हमने इस चैप्टर की फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि हम भारतीय इस चीज़ पर गर्व महसूस करते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं। दैट मीन्स डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, जो देश है वो जनता के द्वारा चलाया जाता है, ना कि किसी एक पावरफुल पर्सन के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पर लोकतंत्र है, जनतंत्र है, लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, लोगों को इसलिए इतना एम्पावर किया हुआ है। साथ ही साथ हम बैकग्राउंड भी पढ़ेंगे, तो बैकग्राउंड से चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। प्रिसीडिंग दिस वाज अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट स्ट्रगल। अब जो ये स्ट्रगल था ये काफ़ी लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट रहा है। ऐसा नहीं था आपने आज़ादी मांगी और एक दिन में आपको आज़ादी मिल गई थी, बल्कि एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। तो पहला रिवोल्ट 1857 में हुआ। सो फ्रॉम 1857 टू 1947 जो स्ट्रगल था वो कंटिन्यू रहा एंड आफ्टर 90 ईयर्स वी गॉट इंडिपेंडेंस। 90 साल के बाद हमें आज़ादी मिली थी और इस स्ट्रगल में सभी सेक्शंस के लोग आगे आए और इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। सो पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स जॉइंड द स्ट्रगल। तो हर एक बैकग्राउंड से लोग आगे आए थे और इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। अब जो भी नेशनलिस्ट थे, जब वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उस टाइम पर वो कुछ आइडियाज़ से इंस्पायर हुए। फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ये 3 आइडियाज़ थे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन आइडियाज़ से क्यों इंस्पायर हुए, क्योंकि अगर हम बिफोर इंडिपेंडेंस बात करें तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर ना तो किसी के पास आज़ादी थी कुछ बोलने की, और ना ही लोगों के बीच में इक्वालिटी थी, और ना ही हमसे हमारे निर्णय मांगे जाते थे या हमसे कुछ भी डिसाइड नहीं कराया जाता था। इनफैक्ट हमारे पास राइट ही नहीं था। वो लोग हमारे ही देश पर आकर और हम ही पर अत्याचार करते थे। तो नेशनलिस्ट के माइंड में ये था कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो इन तीनों आइडियाज़ को अडॉप्ट किया जाएगा। तो अगर आप आज के टाइम पर देखें तो आप सभी को पता है कि फ्रीडम है, सबके पास इक्वालिटी है एंड हमारे डिसीजंस को इम्पोर्टेंस दी जाती है। आपके पास फ्रीडम किस चीज़ का है? आप अपने एक्सप्रेशंस को पुट कर सकते हो आगे, और अगर आपको कुछ, अगर जैसे गवर्नमेंट जो है अगर वो काम अच्छे से नहीं कर रही है तो आप उस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। आपके पास फुल राइट है। आपके पास राइट है कि आप अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को एम्ब्रेस कर सकते हो। तो आपके पास हर चीज़ में, हर एक एस्पेक्ट में फ्रीडम है एंड इक्वालिटी है। लोगों के पास समानता का अधिकार है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड एंड रेस।
पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, दैट मीन्स जो हमने अभी फर्स्ट पेज पर पढ़ा था कि पार्लियामेंट जो है वो भी अनेबल करती है कि लोग हर एक सेक्शन से आगे आए और डिसाइड करें कि उन्हें किस टाइप की गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम ही लोग निर्णय लेते हैं कि हमें किस टाइप की गवर्नमेंट चाहिए, हम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है अंडर कॉलोनियल रूल। अब अंडर कॉलोनियल रूल, इस वर्ड को समझते हैं पहले। तो कॉलोनियल का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब है कि जो पार्ट यहाँ का ब्रिटिशर्स के अंडर में था, तो ब्रिटिशर्स उन हर हिस्सों को अपने देश की तरह ट्रीट करते थे कि जैसे ये उनके देश का पार्ट हो। प्लस जो भी हमारे इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज थे, रॉ प्रोडक्ट्स थे, तो ब्रिटिशर्स उन रॉ प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों पर खरीदते थे और अपने देश में फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर अदर कंट्रीज़ में उन प्रोडक्ट्स को बेचा करते थे। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में 60 to 70% पार्टिसिपेशन इंडिया का था, लेकिन इसको यूटिलाइज़ कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स यूटिलाइज़ कर रहे थे अपने फ़ायदे के लिए। इन नेचुरल रिसोर्सेज को, कॉटन को, सिल्क को, स्पाइसेस को, इन सभी को कौन यूटिलाइज़ कर रहे थे? ओनली ब्रिटिशर्स। तो जो पैसा इंडियंस के पास आना था वो पैसा कहाँ जा रहा था? ब्रिटिशर्स के पास। तो इसे कहा जाता है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, कि मतलब वो यहाँ के हिस्सों को अपने देश के हिस्सों की तरह ट्रीट करते थे। सो अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से डर कर यहाँ पर लोगों को जीना पड़ता था। हालांकि जो यहाँ के लोग थे उनको बहुत सारे ऐसे डिसीजंस पसंद नहीं आते थे, बहुत सारी रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ पसंद नहीं आती थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोगों के लिए लेती थी। लेकिन जो लोग थे वो मजबूर थे, उनको वो हर पॉलिसी, हर एक डिसीज़न मानना पड़ता था, क्योंकि अगर वो उन डिसीजंस को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करते थे या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होने की कोशिश करते थे, रिटेलिएट करने की कोशिश करते थे, तो उनको ग्रेव डेंजर का सामना करना पड़ता था। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, अगर उन पर इंडियंस क्वेश्चन उठाते थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस को, जो भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, उनको बिना पूछे जेल में डाल दिया करती थी सड़ने के लिए। तो उन पर अत्याचार किया जाता था। तो इसी वजह से, क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं था कि वो डिसीजंस को क्रिटिसाइज़ कर सकें, इसीलिए वो मजबूर थे कि उनको हर एक डिसीजन, हर एक पॉलिसी, हर एक रूल्स रेगुलेशंस मानने पड़ते थे। लेकिन जब फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुए तब से ये सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई। अब जो लोग क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अब वो ओपनली क्रिटिसाइज़ करने लगे। तो अगर नेशनलिस्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ फैसले, कुछ पॉलिसीज़ पसंद नहीं आती थी, तो उन फैसलों को क्रिटिसाइज़ करने लगे ओपनली। एंड जो नेशनलिस्ट थे अब वो डिमांड्स करने लगे। कुछ डिमांड्स क्या होती थी, जैसे कि देखिए एक एग्जांपल के तौर पर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन लेजिस्लेचर विद अ राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि एक पार्टी थी और ये इंडिपेंडेंस से पहले ही 1885 में ये फाउंड की गई थी। अब जो ये पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, इन्होंने डिमांड किया ब्रिटिशर्स को कि लेजिस्लेचर में हमारे कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, और ये जो मेंबर्स हैं ये दिखावे के नहीं होने चाहिए, बल्कि इन मेंबर्स के पास ये सभी राइट होने चाहिए कि वो बजट पे डिस्कस कर सके, और जो उन्हें पॉलिसीज़ नहीं पसंद आ रही हैं बजट पर, तो वो उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, क्या ब्रिटिशर्स ने इन डिमांड को माना था, जो डिमांड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की थी कि इलेक्टेड मेंबर्स बजट पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, एंड अदर पॉलिसीज़ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई जाएंगी। तो ब्रिटिशर्स ने इन डिमांड्स को माना, लेकिन कुछ शर्तों के साथ माना था। अब नया जो अलग से एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इसमें कुछ ही लोगों को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन के लिए अलाउ किया गया। कुछ ही लोगों के पास राइट थे कि वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं एंड वोट दे सकते हैं, और ये अधिकार उन लोगों को दिए गए या तो जो इंडियन एजुकेटेड थे या फिर जिनके पास प्रॉपर्टी थी। लेकिन 18 और 18 अबव लोगों को, या मतलब अडल्ट्स को, कोई भी अधिकार नहीं था कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएँ और वो वोट दे पाएँ। तो कहने का मतलब है कि अडल्ट्स को ना तो वोट देने का अधिकार था, ना ही वो जो लोग थे वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे। अब कुछ ही लोग में वो लोग थे जिन इंडियंस के पास या तो अपनी प्रॉपर्टी थी या जो एजुकेटेड थे,
और उस टाइम पर कुछ ही % ऑफ पॉपुलेशन ऐसी थी जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी थी एंड कुछ ही % ऐसे लोग थे जो एजुकेटेड थे। तो ब्रिटिशर्स ने इन डिमांड्स को माना, लेकिन शर्त के आधार पर माना था, और सभी जो एडल्ट्स थे जो 18 या 18 अबव थे सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था, जो मैंने अभी बताया कि जिनके पास या तो प्रॉपर्टी थी या जो लोग एजुकेटेड थे। और यहाँ के लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता था, उनके पास राइट नहीं था कि वो डिसाइड कर सके या वो कोई निर्णय ले सकें। हमने जो फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा कि जो कॉलोनियल रूल का एक्सपीरियंस था और साथ ही साथ जो सभी लोग वेरियस बैकग्राउंड से आगे आए एंड उन्होंने स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया और देश को आज़ाद कराने में हेल्प की, तो इन दोनों एक्सपीरियंस से, एक तो कॉलोनियल एक्सपीरियंस एंड एक पार्टिसिपेशन का एक्सपीरियंस, इससे नेशनलिस्ट के माइंड में एक चीज़ ये पक्की हो गई थी, एक विश्वास ये आ गया था कि भारत जब आज़ाद हो जाएगा उसके बाद यहाँ भारत की जो जनता होगी, जो सभी लोग भारत में रहने वाले होंगे, वो डिसीजंस अच्छे से ले पाएंगे एंड सभी लोग एबल हैं कि वो, या ये क्षमता रखते हैं कि वो पार्टिसिपेट कर पाएँ इन डिसीजन मेकिंग, कि वो अच्छे से अब निर्णय ले पाएंगे। एंड जब हमें आज़ादी मिलने वाली थी तब हम एक आज़ाद देश का नागरिक होने वाले थे, एक आज़ाद देश का पार्ट होने वाले थे। बट इसका मतलब ये नहीं था कि गवर्नमेंट जो भी चाहे वो कर सकती थी। दिस डिड नॉट मीन द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक। तो आज़ाद देश हो गया, इसका मतलब ये नहीं था कि गवर्नमेंट की अपनी आर्बिट्ररीनेस चलेगी। अगर गवर्नमेंट को अपनी मनमर्जियाँ ही चलानी है तो भारत की गवर्नमेंट में और ब्रिटिश गवर्नमेंट में फिर फ़र्क क्या रह जाएगा? बस फ़र्क इतना ही तो होगा कि वो दूसरे देश के लोग थे और यहाँ पर खुद के लोग ही अपने देश के लोगों को परेशान कर रहे हैं, है ना। तो इसी वजह से जो गवर्नमेंट है उस पर भी कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी था। तो इसी वजह से हमने पार्लियामेंट का रोल पढ़ा कि जो पार्लियामेंट है दैट कंट्रोल गवर्नमेंट। It meant that government had to be sensitive to the people's demands and needs. That means कि अब गवर्नमेंट जो है उनको और सेंसिटिव होना पड़ेगा कि लोगों की नीड्स और डिमांड्स को ध्यान में रखे। सेंसिटिव यहाँ पर वर्ड इसलिए यूज़ किया गया कि लोगों के इमोशंस का ध्यान रखना है, उनकी नीड्स का ध्यान रखना है, उनकी डिमांड्स का ध्यान रखना है, जो ध्यान ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर नहीं रखा गया, राइट। अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि हम एक आज़ाद भारत के, आज़ाद देश के नागरिक होने वाले थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि आज़ाद देश में गवर्नमेंट अपनी मनमर्जियाँ करेगी, बल्कि आज़ाद देश में गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए ताकि आम जनता की नीड्स का ध्यान रखे, उनकी एस्पिरेशंस का ध्यान रखे। सो द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कॉन्क्रीट। अब जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर जो आइडियाज़ थे, जो ड्रीम्स थे, जो एस्पिरेशंस थी, लोगों की इच्छाएं थी, अब उनको कॉन्क्रीट रूप से तैयार किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया और उसका प्रोविज़न रखा गया, डेमोक्रेटिक प्रोविज़न, एंड इस कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा गया, फंडामेंटल राइट्स लिखे गए, सेक्युलरिज्म के बारे में लिखा गया। मतलब हर एक चीज़ जो है वो लिखित तौर पर है कि आप कभी भी अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हो। ये हर एक इंडिविजुअल के राइट है, चाहे वो इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो, या फिर वो डिसीजन मेकिंग में आपका पार्टिसिपेशन हो। तो इन चीज़ों को कॉन्क्रीट रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में तैयार किया गया और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो प्रिंसिपल दिया गया, जो हर एक के पास राइट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दैट मीन्स कि जो 18 या 18 साल से अबव एज के लोग हैं वो अब वोट डाल सकेंगे और अपने हिसाब से गवर्नमेंट बना सकेंगे। अगर उनको गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आया तो वो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में उनको रिमूव करके दूसरी गवर्नमेंट ला सकते हैं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि टाइम टाइम पर इलेक्शंस होते रहेंगे। अगर लोगों को, जनता को गवर्नमेंट का काम पसंद आया तो वो उसको दोबारा वोट देकर वापस से सेम गवर्नमेंट को ला सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आया तो गवर्नमेंट को रिप्लेस करके दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके दूसरी गवर्नमेंट तैयार कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो पावर है वो जनता के हाथ में है कि वो किसको चाहते हैं सरकार में लाना, और सरकार जो है वो भी इनके हाथों मजबूर हो जाएगी कि उनको लोगों की एस्पिरेशंस का, जनता की नीड्स का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं ये बॉक्स में क्या कहा गया है।
ईवीएम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम वर यूज्ड थ्रू आउट द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2004 जनरल इलेक्शन। कि ईवीएम को पूरे भारत में 2004 के जनरल इलेक्शन में यूज़ किया गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि पहली बार पूरे भारत के लिए कब यूज़ किया गया ईवीएम को, तो 2004 में यूज़ किया गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में पहली बार इसको 2004 में यूज़ किया गया, नो। पहली बार यूज़ किया गया था 1982 में केरला में, ठीक है। पहली बार कहाँ यूज़ किया गया था? 1982 में केरला में ऑलरेडी ईवीएम को यूज़ किया जा चुका था, लेकिन वो सिर्फ केरला में यूज़ किया गया था। लेकिन पूरे भारत के लिए 2004 में पहली बार यूज़ किया गया। तो दोनों में डिफरेंस आप ज़रूर समझना। The use of EVM in 2004 saved around लगभग 1.5 लाख जो ट्रीज़ थे उनको बचाया गया। और साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट, आप ये बोल सकते हो, इससे हमारा एनवायरनमेंट प्रिजर्व रहा। प्लस अगर इससे पहले की बात की जाए, ईवीएम से पहले की, तो बैलेट जो पेपर थे उनको यूज़ किया जाता था और उसके लिए पेड़ों को काटा जाता था और 8,000 टन के जो पेपर थे वो तैयार किए जाते थे फॉर प्रिंटिंग, और फिर बाद में वोट किया जाता था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बाद पेड़ों को बचाया गया, तो इसका फ़ायदा ये हुआ। तो आप इसको ज़रूर पढ़ना। इसका एक, अगर मैं यूपीएससी के बच्चों की बात करूँ तो इसका एक अलग से टॉपिक है, एक अलग से चैप्टर है, उसको ज़रूर रीड करना। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वहाँ से, और आई भी हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। और अगर अदर मैं एग्ज़ाम्स की बात करूँ, जैसे CTET, DSSS, SSC एंड NVS, KVS, उनके लिए सिर्फ इतना ही पढ़ना काफ़ी है। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट मीन्स कि लोग और लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट। जो मेन समरी है डेमोक्रेसी की, दैट इज आइडिया ऑफ कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति। किसकी सहमति? जनता की सहमति। और इस सहमति के अनुसार काम कौन करता है? गवर्नमेंट काम करती है। क्यों? क्योंकि पावर किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। जनता ही है जो रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है, और वही रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को बनाते हैं। और अगर जनता को गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आया तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो उनको रिमूव करके अदर गवर्नमेंट को ला सकते हैं। तो फुल पावर जनता के हाथ में है। तो इसी वजह से जो गवर्नमेंट है वो भी मजबूर हो जाती है कि लोगों के कंसेंट के हिसाब से काम करे, कि लोगों की डिज़ायर क्या है, लोग क्या चाहते हैं, आम नागरिक की क्या एस्पिरेशंस हैं, एंड लोगों का अप्रूवल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब किस तरीके से जो आम नागरिक है वो गवर्नमेंट को अप्रूवल देती है, उसके बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, जो ये नेक्स्ट पैराग्राफ है। एंड लोगों का पार्टिसिपेशन किस तरीके से, या तो इलेक्शंस में वोट डालकर या फिर इलेक्शंस में एज अ कैंडिडेट खड़े होकर। ओके, अब जो पावर है, हमने पढ़ा अभी कि जो पावर है वो लोगों के हाथ में है, आम जनता के हाथ में है, और यही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का निर्माण करती है। और लोग ही हैं, जो जनता ही है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फंक्शन को डिसाइड करती है, वो किस तरीके से काम करेगी। और जो बेसिक आइडिया होता है डेमोक्रेसी का, वो होता है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक नागरिक इम्पोर्टेंट है, और गवर्नमेंट और जो अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आम नागरिक का, आम जनता का ट्रस्ट जीतना ज़रूरी हो जाता है। अगर वो आम जनता का ट्रस्ट ही नहीं जीतेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो इलेक्शंस में जीत नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चंस ये अराइज होता है कि इंडिविजुअल किस तरीके से गवर्नमेंट को अप्रूवल देता है। तो पहला अप्रूवल होता है इलेक्शंस के थ्रू, कि जो लोग हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हो जाते हैं फिर उनको पार्लियामेंट में असेंबल किया जाता है। और फिर एक अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं और पार्लियामेंट में असेंबल होते हैं, एंड गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है। अब जो पार्लियामेंट है विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनी हुई होती है, वही पार्लियामेंट कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को एंड गाइड करती है गवर्नमेंट को कि वो लोगों के हिसाब से काम करे। अगर वो लोगों के हिसाब से काम नहीं करेगी तो नेक्स्ट टाइम वही गवर्नमेंट जो है दोबारा वापस नहीं आएगी। और इसी सेंस में, इसी चीज़ में ये कहा जा सकता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो जनता के हाथ में पावर होती है, इसीलिए गवर्नमेंट को जनता का ट्रस्ट जीतना ज़रूरी होता है।
तो जो पावर है वो लोगों के हाथ में होती है। किस तरीके से हम जो आम नागरिक है, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया, अगर हमें रिप्रेजेंटेटिव्स का काम नहीं पसंद आया, हमें गवर्नमेंट का काम नहीं पसंद आया, नेक्स्ट इलेक्शन में हम अदर आइडियोलॉजी वाली गवर्नमेंट को ले आएंगे। तो इस तरीके से ऑल एंड ऑल पावर लोगों के हाथ में होती है और गवर्नमेंट मजबूर होती है कि लोगों की बेसिक नीड्स का, एस्पिरेशंस का, डिज़ायर्स का, कंसेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, राइट। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।